हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS 6 शॉर्ट क्लासेज में। सो आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। ठीक है, ये चौथा लेक्चर है, मूल कर्तव्य। जीएस का पॉइंटर जो है पॉलिटी का जीएस पॉइंटर घटना चक्र का हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो इस पे जो है स्पीड एग्ज़ाम जाने के पहले अगर रिवीजन कर लेंगे तो और बेहतरीन होगा। और ख़ासकर जैसे ट्रेवल कर रहे हैं या फिर कहीं हैं तो ये देखते रहेंगे सुनते रहेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड सेट रहेगा। ठीक है, सो इसके लिए ये लेक्चर है। साथ ही साथ में 3 लेक्चर है, अगर जो ये ना देखे हों उसको ना देखे हों तो पहले उसको देख लें, उसके बाद इसको स्टार्ट करें या फिर यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। ठीक है, भारत की प्रभुता, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता का रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को रखा गया है। कहाँ रखा गया है? तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर? तीसरे स्थान पर। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। कितने में? अनुच्छेद 51A में। ठीक है, 51A में सम्मिलित किया गया है। साथ ही हम देखते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर, यानी इन्हीं के स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी थी, इन्हीं की जो है संस्तुति पर जो है मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया 1976 में किया गया। भारत के संविधान का वह भाग जिसे मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है संविधान के भाग 4A में। ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में भाग 4A में। ठीक है, हम देखते हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन हैं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, सही है। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना मूल कर्तव्य है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। ठीक है, साथ ही साथ एक नागरिक के मूल कर्तव्य में सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें। जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे उनको जो संजोए रखें, दिल में उनके प्रति सम्मान रखें, आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अर्थात जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद रखें, लोगों की सेवा भाव मन में करना। ठीक है, ज्ञान को अर्जन करना, यानी अपना विकास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश का विकास कर रहे हैं। सुधार की भावना का विकास करें कि जो हमारे अंदर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, जीवन में व्यक्ति हर एक समय सुधार करने की कोशिश करता है और करना भी चाहिए, फिर भी सुधार नहीं हो पाता है मरते दम तक। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है। मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित क्या है कि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये सारी चीज़ें जो है मूल कर्तव्य है। हर एक देश के नागरिक को इससे निभाना चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में सम्मिलित है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा
और खोज की भावना का विकास करना, यानी रिसर्च करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना रखना। ठीक है। मिश्रित संस्कृति, जो हमारे कल मिश्रित संस्कृत है, हमारे देश में जो डिफरेंट डिफरेंट की संस्कृत है, उसकी विरासत की रक्षा करना। वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्य प्राणी का संरक्षण करना। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। शामिल है कितने में? आर्टिकल 51A में। ठीक है। सही कथन है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं कितने हैं? 11 हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना। ठीक है। मौलिक कर्तव्य में सभी का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें, सम्मान करें। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, यानी जो है भाईचारे का भाव विकसित करें। एक दूसरे के प्रति हिंसा या फिर द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ में अब देखते हैं नेक्स्ट, सही सुमेलित है संविधान का भाग है और विषय है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व की बात की गई है। ठीक है। सही है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह बंद किया गया है मूल कर्तव्य में। ठीक है। अब इसमें है, हम आते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। मूल कर्तव्य आपका फाइनल हो गया। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। कथन है ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ये सही है किंतु और गलत है। सीमा जरूर है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है। सांसद इनको वोट देते हैं और विधायक भी वोट देते हैं, जैसा कि लोग जनता देती है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष का मतलब हम जैसे विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, जनता चुनती है। अब विधायक सांसद जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो कहीं न कहीं जनता उनको राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से वोट दी। इसी को कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कथन, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। बिल्कुल सही। कारण, क्योंकि एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। दोनों सही है। व्याख्या भी सही है। ए और आर दोनों सही है। साथ ही साथ ए का सही स्पष्टीकरण भी आ रहा है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। अब देखते हैं, हाँ, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भी रहते हैं। निर्वाचित सदस्य अर्थात जो विधायक होते हैं, MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें जो है निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। क्या है? निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार
के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा, कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, उच्च सदन का सदस्य अर्थात वो विधान परिषद का। ठीक है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य यथा अनिश्चित जनसंख्या से है 1971 की जनगणना के द्वारा। ठीक है, 1971 की जनगणना के द्वारा होती है। अब इसमें देखते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक शर्तें। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक हैं आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। ठीक है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, साथ ही साथ 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, देश का नागरिक हो। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, निर्वाचित जैसे राष्ट्रपति बन जाता है, निर्वाचित होने के तुरंत बाद जो है अपनी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ती है। ठीक है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है अनुच्छेद 57 के अंतर्गत। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, कोई विवाद होता है सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए आवश्यक है कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना देनी होगी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, भाग नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। राज्यों की विधानसभाएं, ठीक है, महाभियोग में शामिल नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। संसद की यह शक्ति है अर्धन्यायिक। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर, ठीक है, 6 माह के भीतर जो है पदावधि जो है पूर्ण होना चाहिए, यानी उस पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में देखते हैं जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत व अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। वो भी कितने माह तक? 6 माह तक। लेकिन यूएसए में है, अमेरिका में जब तक जितनी भी पदावधि बाकी है सारी पदावधि तक काम करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बना रहता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है राष्ट्रपति। कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। हालांकि नाम मात्र की इसके पास शक्तियाँ हैं, परंतु प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियाँ हैं जो कि यूज करता है। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 53
3 के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें है कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कारण, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है, ठीक है। सही कथन है, सही कथन है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हों, ठीक है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है 44वें संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को अगर कोई मामला आया है, तो पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव आया है या विधेयक आया है, तो कहीं न कहीं उसको जो है वापस कर सकता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, सदन को। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन जारी करता है, कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन सही है। वह संसद का एक संगठक भाग है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया, वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, इसमें जो है वीटो का प्रयोग किए थे, ठीक है। और देखते हैं, एक राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में ज़ेवी निषेधाधिकार कहा जाता है। वह थे ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, ठीक है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है, तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार राष्ट्रपति को, अर्थात वीटो पावर, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, संसद को संदेश भेजना, इसकी स्वविवेक की शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है विधेयकों पर स्वीकृति देना, ठीक है। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। फिर से जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने उसे अपनी सहमति दी, ठीक है, सहमति दी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अध्यादेश जारी अर्थात जो कानून बनाता है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद रखा जाना आवश्यक है। 6 सप्ताह तक रखा जाना जरूरी है, ठीक है। अध्यादेश जब पारित कर देता है, तो सत्र शुरू होने के बाद जो है 6 सप्ताह के बाद अंतर्गत जो है 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश पारित होना जरूरी है। संसद में जब शुरू होता है सत्र ना, तो उस पर रखना ज़रूरी है प्रस्ताव अध्यादेश का। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री द्वारा। राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य का राज्यपाल,
राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। अनुच्छेद 160 में भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श मतलब कोई विचार विमर्श करना है तो परामर्श करने का शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत विचार विमर्श करते हैं, सलाह लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, या सही नहीं है। स्वीकार कर सकता है, नहीं कर सकता, दोनों इसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके, राष्ट्रपति के ऊपर। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये शक्ति नहीं है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, संसद हटाती है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति पर राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। क्या है? क्षमा, जो राष्ट्रपति क्षमा करते हैं उनकी एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त प्राधिकार हैं। क्या है? औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संसद के पटल पर रखवाएं। क्या रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाएं। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संसद के पटल पर रखवाएं संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है। वित्तीय बिल का पुनर्विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति का नहीं है संवैधानिक विशेषाधिकार। वित्तीय बिल का पुनर्विचार हेतु लौटाना। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कथन भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, बिल्कुल सही। कारण, क्योंकि भारत की राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से है। ये तो सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, हम देखते हैं कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही। कारण, क्योंकि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरि थे। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसम्मत से मतलब सभी की सहमति थी इनको चुने राष्ट्रपति बनाने का, इसलिए जो है इनको नीलम संजीव रेड्डी थे। अब इसमें देखते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। राष्ट्रपति अवधि, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक कार्यकाल था। एन संजीवा रेड्डी 1977 से 1982 के अंतर्गत कार्यकाल किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1964 से 1969 तक पद पे राष्ट्रपति के पद पर थे। वी गिर 1969 से 1974 तक थे। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे नीलम संजीव रेड्डी, डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति बने। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपतियों में से ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है वी गिरि का।
भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है, मिसाइल मैन। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, वह है जस्टिस M हिदायतुल्ला। कथन सत्य है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही। अब देखते हैं कथन और कारण। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है, बिल्कुल नहीं, संविधान के ऊपर किसी का पद नहीं। कथन ये सही है, परंतु कारण गलत है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम था 12वां था। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में अधिनियम बन जाता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। जब तक सहमति नहीं देता है तब तक अधिनियम नहीं बनता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्त लागू होती है राष्ट्रपति को। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में बिहार का राज्यपाल रह चुका था डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बिहार का राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस द्वारा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।